बिल्डिंग्स है, टावर्स हैं, 3-4 टावर्स हैं, बड़ा तो खूबसूरत। स्टार्ट हुआ है या कंप्लीट है? कंप्लीट होके वो पुराना भी हो चुका अच्छा, था। okay. लेकिन वो ज़मीन भी, वो पूरा एरिया भी इसके सैफ अली खान के दादा की ज़मीन थी। नहीं करेंगे, हाँ, नहीं तो करें आप, सच्ची? मैं भी ये बताने ही लगा था सैफ अली खान का, तो आपने नहीं, मुझे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो ऑपरेशन फॉलो, मोस्ट सजेस्टेड वीडियो। सचिन ने हमें बहुत ज़्यादा सजेस्ट की थी ये वीडियो। बहुत ही टाइम से हमारे भाई सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा नहीं सा कर रहे थे। लेट हो गए थे। लेकिन मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हो करो, नाराज़ नहीं हो। सॉरी बोलते हैं, लेट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल बुरा ना माना करें और बिल्कुल भी ऐसा ना कैसे कमेंट करने लग जाते हैं, नाराज बिल्कुल होकर ऐसे ना। ही। तो चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन फॉलो, हिस्ट्री ऑफ एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद इन इंडिया, निजाम फोर्स वर्सेस, ये मुझे दिख नहीं रहा टाइटल, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है जब हैदराबाद भारत के हाथों से फिसल रहा था और हमारे नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू की सूझबूझ ने और हमारी मिलिट्री ने क्या पराक्रम दिखाया था और हैदराबाद को भारत के अंदर लेके आए थे। आजादी के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बात करेंगे। आप या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया, या भारत में रह सकते हैं या इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। सीधा सीधा विद्रोह कर दिया था हैदराबाद में कि हमको तो आज़ादी से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, चाहे जो हो। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और हैदराबाद अपने अधीन किया था। बड़ी जबरदस्त कहानी है, इस पूरी कहानी पर नजर डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। @_e-connect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। लेक्चर की PDF, लेक्चर की अपडेट्स आप यहाँ पे उठा सकते हैं और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है, सब पे पेन ड्राइव कोर्सेज, सारे एग्जाम्स के पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो भैया इनको अवेल कीजिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए नोट्स बना के। चलिए बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने बैटल ऑफ तालिकोटा जब कवर की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से बहामानी किंगडम जो था 1490 से स्प्लिट होना शुरू हुआ था डेक्कन में, और डेक्कन सल्तनत बना दी थी। 1518 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया था। बहामानी की 5 ब्रांचेस निकली थी। बाद में ये चीज मुगल के अंडर आ गई थी। गोलकोंडा को उन्होंने सीज कर लिया था 1687 आते आते, और पहला निजाम जो था कमरुद्दीन, जिसको असफ जाह भी बोला जाता था, वो नियुक्त किया गया। मुगल ने उसको टाइटल दिया निजाम उल मुल्क। और हैदराबाद का जो इंडिपेंडेंस है, हैदराबाद की जो आजादी है 1724 में मिली। और 1798 आते आते ब्रिटिशर तो यहाँ पे आ ही गए थे, अपनी पैठ जमा ली थी। बैटल ऑफ स्वाली हमने कवर की थी। तो 1798 आते आते हैदराबाद जो था वो सीधा ब्रिटिश के अंदर आ गया। तब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लाए थे सामने, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस के अंदर क्या था? कोई भी स्टेट एक दूसरे से ट्रीटी नहीं करेंगे, ये था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगी। आप जो हैं वो किसी भी और राज्य से मदद नहीं मांगेंगे अगर वॉर होती है। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आपको हमको क्या देना है? आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, हमारी जो आर्मी है, आप उसका ख्याल रखेंगे। ख्याल रखेंगे आप, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, पेमेंट करेंगे उनको बाकायदा, और अगर आपने पेमेंट नहीं की तो हम आपकी टेरिटरी को ले लेंगे। ये ब्रिटिश चालू लोग ऐसा बोलते थे। हैदराबाद पहला था जिसने मान लिया, प्रोटेक्शन में अंदर आ गया, प्रोटेक्शन के अंदर आ गया ब्रिटिश के। अब दोस्तों इसमें खतरनाक बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सेकंड मराठा वॉर हुआ, थर्ड मराठा वॉर हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, हैदराबाद ने कभी भी इन चीजों को सपोर्ट नहीं किया। वो हमेशा ब्रिटिश का लॉयल रहा। खैर उसमें भी कहानी है, उसके भी रीजंस हैं अलग अलग, लेकिन वो हमेशा ब्रिटिश का लॉयल रहा और इन चीजों को कभी सपोर्ट नहीं किया। तो ब्रिटिश के पूरी तरह से अधीन था। 1947 में जब आजादी मिलती है भारत को, उस समय तक जो सातवें निजाम था मीर उस्मान अली, उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती थी। तो जब भारत को आजादी मिली, मीर उस्मान अली और इसका जो प्राइम मिनिस्टर लैक अली, और तीसरा नाम कासिम रिजवी, जो सीधा सरदार पटेल को धमकी दे आया था कि ऐसा है अगर आपने कुछ भी हमारे खिलाफ किया तो आप बचोगे नहीं। सरदार पटेल को धमकी दे रहे हैं ये। तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीर उस्मान अली जो जब भारत को आजादी मिली थी तब निजाम था।
तो मीर उस्मान अली ने सीधा बोल दिया था कि अब भारत को आज़ादी मिल गई है, इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको भारत में आने नहीं। अरे कैसे हो सकता था ऐसा? भारत के अंदर आता है हैदराबाद, ये तो बिल्कुल कोई तुक नहीं बैठता है ना कि भारत के अंदर ही कोई स्टेट बोल रहा है कि हमको भारत से आज़ाद होना है। तो ये लॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल। तब लगा सरकार को कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या है, इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था, देखिए इससे पहले की चीजें मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने और लेक्चर्स में इसको ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुका हूं कि कैबिनेट मिशन प्लान आया, 2 पार्टीज थी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बार बार प्रोविजन दिए जाते थे ब्रिटिशर द्वारा सरकार बनाने के, बार बार मुस्लिम लीग जो है वो इसको रिजेक्ट कर देती थी, कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही, कभी मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर रही है। बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती थी जितनी बार होता था। अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलता है आप पार्टी बनाइए और फिर 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। 15 अगस्त में, फिर 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिलती है। अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। दूसरी चीज क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और पंजाब इन दोनों स्टेट्स में होगा, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि प्रिंसली स्टेट्स या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर इंडिपेंडेंट हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। अब दोस्तों क्या है कि इसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स थी और अच्छी खासी अमीर थी, प्रिंस की स्टेट्स थी ना ये, हर रियासतों का एक राजा था। अब यहां पे इतनी बड़ी रियासतों को एक करना सिर्फ एक इंसान कर सकता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय के होम मिनिस्टर। ये गांधी जी ने भी कहा था कि खाली वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जीनियस थे, उनको यह चीज पता थी कि कौन सी सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते थे, ठीक है, सही समय पे सही डिसीजन लेते थे। जवाहरलाल नेहरू का भी यही था, ठीक है। लेकिन सरदार पटेल का जो स्टैट्यूट था वो काफी बड़ा था, उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। 565 रियासतों को उन्होंने पूरी जान लगा दी एक करने में, लेकिन हैदराबाद ने रिवोल्ट कर दिया। इससे पहले जूनागढ़ ने भी किया था, त्रावणकोर ने भी किया था, लेकिन उनको दबा दिया गया था। लेकिन हैदराबाद, क्योंकि इनकी अपनी आर्मी थी, ये बहुत अमीर था भैया, 9 करोड़ का सालाना रेवेन्यू था इनका उस समय, 9 करोड़। और इनका जो निजाम था उसकी गिनती सबसे अमीर लोगों में होती थी, तो ये इस चीज को इतना दबा नहीं पाए। बहुत ही गंभीर मुद्दा था दोस्तों। तो सरकार को भी यह पता था कि अगर इस पे जरा सी भी ढील दी तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए सरकार ने क्या बोला, हम 1 साल तक आपको छुएंगे नहीं, परेशान मत होइए। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, हमें सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां पे मेजॉरिटी में हिंदू पॉपुलेशन थी, ठीक है। 85% हिंदू थे यहां पे सेंसस के मुताबिक, 1941 के सेंसस के मुताबिक। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उसी समय भारत ने मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय देखिए इंटरनेशनल चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। उस समय ये चीज़ सही नहीं लगी। जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा ही गंभीर मुद्दा था, भारत सरकार नहीं चाहता था। भारत सरकार बोल सकता था कि 85% तो यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है, हम मिलिट्री एक्शन करेंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान हवाला देता कि कश्मीर में, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान एक अलग देश हो गया था ना, कश्मीर में भी तो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो हमको दे दो फिर। तो इसलिए ये जो तर्क था, ये थोड़ा सरकार ने सोचा कि अभी हम इसको आगे नहीं रखेंगे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दे दिया गया, हैदराबाद को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया गया। अब ये बोला, इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में यही था कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, आपके पास जो है वो आप रखिए, फिलहाल जैसी चीजें चली आ रही थी अभी तक वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये 1 साल तक वैलिड था, याद रखिएगा। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली, सिर्फ 1 साल तक वैलिड है। 1 साल के बाद आपको डिसीजन बनाना होगा। हैदराबाद को भारतीय सरकार ने निरंतर अंतराल पे रियायतें दी हैं, लेकिन उस्मान अली का दिमाग फिर गया था। वो बस चाह रहा था कि हमको आजादी के सिवा कुछ भी मंजूर है ही नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, उसने भी उनका भी यही मानना था कि जब वो भारत छोड़ के जाएं तो इस हैदराबाद के इशू को तो पूरी तरह सॉल्व करके जाए, ठीक है। तो भैया सरदार पटेल को बहुत मान मनोवल के बाद उन्होंने मना लिया, रियायत दी कि आप अभी फिलहाल हैदराबाद को छोड़ दीजिए। और हैदराबाद को उस समय ये कंडीशन दे दी गई थी कि कोई बात नहीं, आप अपना कानून बनाइए, आर्मी भी रख सकते हैं, लेकिन आप भारत से अलग मत होइए। लेकिन 1948 जून आते आते उस्मान अली ने सीधा बोल दिया, हमको तो आज़ादी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे 3 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो उस्मान अली जो कि निज़ाम ही है, दूसरा इनका प्राइम मिनिस्टर लैक अली, तीसरा कासिम रिजवी। जी हाँ, बड़ा फेमस नाम है ये कासिम रिजवी। क्रिमिनल था ये बेसिकली, ठीक है। नेता था ये,
MIM 1926 में मेन एम यही था कि किसी तरह से हैदराबाद की मुस्लिम पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए, बल्कि वहां पे हिंदू थी और हैदराबाद की आजादी के लिए हम लड़ेंगे। इसने एक आर्मी बना दी थी रजाकार। अच्छा, MIM का फुल फॉर्म है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, ठीक है। तो MIM का ये उस समय प्रेसिडेंट बना। इसने उस्मान अली को पूरा भड़का दिया था। आस पास जो है उस्मान अली के इसने अपने लोग रख दिए थे। कासिम रिजवी बहुत कम्युनल इंसान था, कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देने में एक्सपर्ट, ठीक है। इसने रजाकार्स, जैसा कि मैंने बताया ना, अपनी आर्मी बना ली थी। रजाकार्स उनको बोला गया था। इसी रजाकार्स ने लूट, बलात्कार, क्रिमिनल जितने भी एक्ट्स होते हैं, गुंडागर्दी, कत्ल सब किए, ठीक है। हथियारबंद लोग थे। आर्मी थी कि अगर भारतीय आर्मी हमारे पास आती है तो हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं। उसके बाद फिर जब इंडियन मिलिट्री आई तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कासिम रिजवी को धर दबोचा गया, जेल भेजा गया, उसके बाद इसको वापस पाकिस्तान में खदेड़ दिया गया कि जाओ पाकिस्तान में जाओ, ठीक है। तो ये चीज थी। कासिम रिजवी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी दे के आ गया था वो, ये इंसान। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो सबसे पहले दोस्तों डिप्लोमेसी होती है, बातचीत से रास्तों को हल किया जाता है। अब क्या था कि दिल्ली में ये गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करने, यहां पे समझौता करने नहीं गया था, धमकी देने गया था कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी आपने किया तो फिर आप देख लीजिएगा हम क्या करते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक्शन के लिए तैयार रहो। लगता है इसका दिमाग खो गया है, फिर गया है जो यहाँ पे आके शेर को चुनौती दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। बाद में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये बातचीत का दौर जो है बाद में ये रिन्यू हुआ। जब निजाम को पता चल गया कि अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो खत्म होने वाला है, हमारी रियायत भी खत्म होने वाली है, हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम आज़ादी लेंगे, तो अब भारतीय सरकार मिलिट्री एक्शन करेगी। मिलिट्री एक्शन की तैयारी पूरी हो गई थी। तब यहाँ पे लयक अली जो इसका प्राइम मिनिस्टर था निजाम का, वो जाता है, बात करता है, ठीक है। लेकिन तब सरदार पटेल बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं होते और मिलिट्री एक्शन की पूरी तरह से तैयारी कर दी जाती और फाइनली साइन किया जाता। अब यहां पे क्या है ना दोस्तों कि निरंतर अंतराल पे निजाम जो है ये कोशिश करता रहता है कि किसी तरह से बाहर से मदद मिल जाए। पाकिस्तान से इसको इनडायरेक्ट सपोर्ट है, ठीक है। पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट कर रहा है, वो तो करेगा ही, ठीक है। वो तो चाहते ही था कि आज़ाद हो जाए और उसके बाद फिर हम अपनी चाल चलेंगे, अपना पासा फेंकेंगे और उसके बाद हैदराबाद को अपने अंडर ले आएंगे। पाकिस्तान तो यही चाहता था। दूसरी चीज, ये यूनाइटेड नेशन जाने किसने धमकी दे दी? लॉर्ड माउंटबेटन को बोल रहा था कि हमको अपने अधीन कर लीजिए, ब्रिटिश के अधीन कर लीजिए। सारी मांगों को ठुकरा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज थी। अब क्या है कि निजाम की आर्मी तो बहुत ज्यादा थी नहीं, खाली 24,000 लोग थे और उस समय मिलिट्री एक्शन का भी वक्त आ गया था। कोई रास्ता था नहीं भारत सरकार के पास, इधर या उधर, करो या मरो। इनडायरेक्टली पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट था, पाकिस्तान का भी सपोर्ट था। देखिए ये सब इसीलिए अपने इनके खुद के इंटरेस्ट थे। पुर्तगीज के पास गोवा था, वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो तो हम भी बाहर निकल जाए गोवा लेके, तो इस तरह से थे। लेकिन वही कहे ना कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे शुरू में मिलिट्री एक्शन से थोड़ा कतरा रहे थे। वो चाह रहे थे कि अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो सीधा ये पाकिस्तान की तरफ जा सकता है और अगर हैदराबाद पाकिस्तान की तरफ चला गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू को भी मानना पड़ा कि अब हमको मिलिट्री एक्शन करना ही पड़ेगा और कोई भी चारा नहीं है। तो 1948 आते आते 6 सितंबर को ये सारी, मतलब वैसे तो अगस्त लास्ट में ये सारी तैयारी कर ली गई थी और 6 सितंबर आते आते सारी पुलिस फोर्सेस तैनात हो गई। गॉडार्ड प्लान को एग्जीक्यूट किया गया जो जनरल थे उस समय, और दो यहाँ पे स्ट्रैटेजी थी। दो तरीके से हम अटैक करेंगे, दो साइड से। एक तो विजयवाड़ा से ईस्ट में जो पड़ता है और एक सोलापुर से वेस्ट में जो पड़ता है। सोलापुर में जो फोर्सेस हैं वो चार में डिवाइड रहेंगी। सबसे पहले तो स्ट्राइक फोर्स जो सबसे मेन होगी, जिसके पास फास्ट मूविंग इन्फेंट्री, कैवलरी और लाइट आर्टिलरी होगी। इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवलरी घुड़सेना, ठीक है। दूसरी स्मैश फोर्स जिनके पास हथियार होंगे। तीसरी किल फोर्स, इन्फेंट्री प्लस इंजीनियरिंग यूनिट्स, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। अगर इन्फेंट्री को, पैदल सेना को, सोल्जर्स को कुछ भी चाहिए तुरंत इधर से सप्लाई होता रहे। और आखिरी वीर फोर्स, ठीक है, जिसमें टैंक और इन्फेंट्री होगी। टिक ही नहीं सकता था इतनी भयानक आर्मी के सामने। उसके बाद फिर विजयवाड़ा से ये मेजर जनरल ए रुद्रा ने इसको कमेंस किया था। और भैया हमारी सबसे बहादुर यूनिट गोरखा, उनके पास था ये सब कुछ और उनके सामने तो वैसे ही कोई नहीं टिक पाता है, ये कहाँ से टिक पाएंगे। तो ये चीज़ थी और 13 सितंबर को ये अटैक फिक्स हुआ। और दोस्तों ये 5 दिन तक अटैक चलता है। अटैक पे मैं इतना नहीं जाऊंगा। डे 1
डे 2, डे 3, डे 4 और फाइनली 17 सितंबर को ये पूरा कंप्लीट होता है और हैदराबाद का फुल सरेंडर होता है। पता है, हैदराबाद के पास अपनी रेल लाइन थी, अपनी टेलीकम्युनिकेशन थी, अपनी इकोनॉमी थी, अपनी मिलिट्री थी, अपना रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वो पूरा एक अलग ही देश था। वो इतना अमीर हो गया था। देखिए इसमें अमीर, यहाँ पे ब्रिटिश को भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, तो ब्रिटिश को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अमीर कहलाएंगे। और प्रिंसली स्टेट शुरू से ही, मतलब जो डेक्कन सल्तनत थी वो शुरू से ही काफ़ी अमीर एक तरह से सल्तनत थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब 13 सितंबर को ये पूरा स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर 5 दिन तक ये ऑपरेशन चलाया जाता है और फाइनली हैदराबाद सरेंडर कर देता है। रेडियो पे बोल दिया जाता है, जितने भी इसमें वायलेंस के जो भी जिम्मेदार होते हैं उन सब के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। मीर कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद फिर इन पे भी मुकदमा चलाया जाता है। इसको रिलीज़ किया जाता है इसी शर्त पे कि तुम पाकिस्तान चले जाओगे, और उसके बाद में इसने पाकिस्तान ने इस कासिम रिजवी को पनाह दी थी। बहुत बड़ा ये क्रिमिनल था दोस्तों, बहुत बड़ा, ठीक है। कम्युनल वायलेंस और हर चीज़ में ये बहुत आगे रहता था, ठीक है। अब क्या बताएं, हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़वा दिया था ऐसे लोगों ने। ऐसे इतने नेता हुए हैं कि बेकार में इन दोनों कम्युनिटी जो हमेशा से इतने प्यार से रहती थी, मिलजुल के रहती थी, सालों से एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, ऐसी दीवार बना दी है ना कि क्या बताएं। लेकिन फिर वही है ना कि टिट फॉर टैट। इस समय भारत तो बहुत समृद्ध है, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत किसी से नहीं छुपी हुई है। तो यही चीज़ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाई भारत में भी तो उतने ही मुस्लिम है ना जितने पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल सब अच्छे से रहते हैं। रजाकार्स की आर्मी थी, रजाकार्स को पूरी तरह से डिमोलिश किया, भारतीय आर्मी दंदनाते हुए घुसी और सब कुछ ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया गया और इसमें सरदार पटेल का बहुत ही अहम रोल था। तो ये चीज़ थी। और फिर उसके बाद रेडियो को पे ब्रॉडकास्ट हुआ कि हैदराबाद ने फाइनली सरेंडर कर दिया है और अब वो प्यारे भारत का हिस्सा है। क्या बात है, मज़ा आ गई होगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ऑपरेशंस में कवर करता रहूँ। सरदार पटेल के बारे में हमने वीडियो देखी थी, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि उसमें हमें थोड़ी सी डिटेल नहीं दी गई थी, जो इस वीडियो में हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल बताई। वो जो वीडियो थी ना, बेसिकली वो वीडियो थी उनकी बायोग्राफी पे, बिल्कुल ऐसा ही है, सरदार पटेल की। और ये वीडियो थी पोलो ऑपरेशन के हवाले से, जो तो बेसिकली डिटेल में बताया गया। उसमें थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का बता दिया था विवेक बिंद्रा ने कैसा हुआ था। तो उन्होंने अपनी जीनियस से, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से हैदराबाद को, उस रियासत को अलग नहीं होने दिया। और आज इंडिया अगर एक यकजा है, एक यकजा तो इनकी वजह से एक है, एक मुत्तहद है, तो सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की वजह से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हैदराबाद रियासत एक तो बहुत बड़ी रियासत, बहुत अमीर रियासत। अच्छा, सेकंड ये है कि वो सेंटर में पड़ती है। अच्छा, यानी कि यूँ समझ लें कि मैं एक बात कहूँ अगर कि हैदराबाद के बगैर इंडिया अधूरा है। अच्छा, आप तसव्वुर करें कि आपकी पूरी बॉडी है, उस बॉडी में से दिल ही नहीं है, सेंटर में। अच्छा। आप चारों तरफ आप एक कंट्री हैं, उसके बीच का ही एक अलग देश हो, तो आपकी क्या हैसियत हो जाती है। मुझे एक चीज़ ये भी नहीं समझ में आ रही कि अगर हैदराबाद अलग होना भी चाहता था तो वो कैसे हो सकता था, मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो बीच में सेंटर में, तो वो दूसरे कंट्री से जाके मिलता कैसे? दूसरे कंट्री से तो नहीं मिल सकता था, इल्हाक करता है ना वो। लेकिन ये है, हुआ था कि आप इंडिपेंडेंस हो या इल्हाक कर लो। लेकिन ये है कि उस हो तो जाता आर्जी तौर पर, अगर होता भी, जिस तरह बांग्लादेश हमसे बहुत दूर था, ठीक है, बीच में इंडिया है, इस तरह पाकिस्तान, जो आप सूरत हाल बता रही है ना, ये बांग्लादेश वाली सूरत हाल थी। तो बांग्लादेश भी एक दूसरी हमारे साथ इल्हाक हुआ बांग्लादेश का, लेकिन बीच में इंडिया पड़ता है। लेकिन आज नहीं, कल नहीं, कई साल बाद 1971 में इश्यूज़ हुए, मसले मसाइल हुए, तो बांग्लादेश एक अलग हो गया। तो इस तरह अगर हैदराबाद रियासत भी जुड़ती तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा अरसे तक नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के चारों तरफ इंडिया था, ठीक है। मेरे हिसाब से हैदराबाद का इंडिया से, वही आपकी वाली बात, वो इतना इसेंशियल था। वो जो उसकी एक लोकेशन है, उसको देखा जाए, लोकेशन वाइज से देखा जाए, तो उस हवाले से वो इंडिया ही से जुड़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता था इंडिया के लिए। और मुझे नहीं लगता कि उसको इंडिया से अलग होने का सोचना भी चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने ये सोचा होगा कि असल में ये ख्याल कब आता है? ये ख्याल जब आता है कि जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, ठीक है, और आप अब अगर अलग होते हैं तो आप एक अमीर देश कहलाते हैं, आपके पास इतनी इकोनॉमी होती है कि आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आप किसी और बड़े देश के साथ जुड़ते हैं जिसमें गुर्बत भी है, नॉर्मल कंडीशन भी है, क्योंकि इंडिया के जब शुरू के दिन थे तो गुर्बत तो थी, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर ये रियासत पूरे इंडिया को एक तरह से सपोर्ट
करती, जो कि आपने इस वीडियो में देखा कि वो अंग्रेज़ों को भी सपोर्ट करते थे। ठीक। तो अगर ऐसी रियासत जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करती थी उस वक्त के, सुना था आपने कि वो जो निज़ाम थे वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे, ठीक है ना, तो उस उनका रेवेन्यू था, तो उस वक्त वो रियासत हैदराबाद रियासत इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, उस रियासत के लिए इंडिया ज़रूरी नहीं था। बिल्कुल। क्यों? ज़रूरत। और दूसरी बात ये सोच रहे थे कि हम इतने स्टेबल हैं कि हम आज़ाद होकर अलग होकर रह सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। लेकिन उनकी एक बदकिस्मती कि उनकी आर्मी, उनकी अपनी फ़ौज थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है, और इंडिया को, भारत को हर हाल में हैदराबाद रियासत चाहिए थी। तो विवेक बिंद्रा की वीडियो में हमें ये एंड नहीं बताया गया था कि फाइनल डिसीजन क्या हुआ था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बदकिस्मती नहीं है, मेरे हिसाब से खुशकिस्मती है। देखिए, देश एक बड़ा देश होता है, आप जिससे हो, बिल्कुल, पहले इंडिया है तो बिल्कुल, हैदराबाद है, बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि हैदराबाद है तो इंडिया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप जिससे हो आप उससे ही पीछे हटोगे, उसी को छोड़ना चाहोगे जिसे आप हो, तो आप कैसे? आपकी वाली बात कि आज नहीं, कल नहीं, परसों अगर वो किसी और के साथ मिलता भी, हाँ, तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि चारों तरफ इंडिया था, ठीक है, चारों तरफ इंडिया है, तो वो आज नहीं, कल नहीं, कुछ साल बाद दोबारा से कोई ना कोई, हाँ, बांग्लादेश तो बांग्लादेश तो अलग कंट्री बन गया। हाँ। लेकिन ये कि यहाँ तो कंडीशन ये थी कि ये भारत के सेंटर में था, तो भारत ही का हिस्सा बन जाता। अगर उस वक्त इसको आज़ाद रियासत दे भी देते, लेकिन आने वाले वक्त तक कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन ये है कि इन्होंने 1 साल के अंदर ही अंदर ये चीज़ कंट्रोल कर ली, और ऑपरेशन के ज़रिए एक फ़ौजी ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद ये रियासत इंडिया के कंट्रोल में आ गई। बाकायदा ऐलान हो गया, इनके अपने रेडियो स्टेशन थे, इनका अपना ब्रॉडकास्टिंग का निज़ाम था। कमाल है। सरदार पटेल जी जो हैं, उनके बारे में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया करते थे। बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं लगता ये बात आई थिंक कामयाबी की सबसे बड़ी बात है? आपकी कामयाबी बेस्ड करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ये भी एक कुदरती सलाहियत होती है किसी शख्स के अंदर कि सही वक्त पर सही फैसला कर लेना, और वही आपकी को ऊपर और नीचे कर देता है। अगर आपका फैसला, मतलब आपकी पूरी बाजी को पलट कर रख देता है। अगर आपने बैड डिसीजन ले लिया और अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया तो आप कहीं से कहीं पहुंच। अच्छा, इसी बात को लेके आज सरदार पटेल साहब के जो स्टैचू बनाया गया है, यूनिटी ऑफ स्टैचू, और उसके अलावा कई रियासतों को इन्होंने आपस में जोड़ा, तो आज उनको एक मान सम्मान दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन आवाम की तरफ से। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, हैदराबाद रियासत में 85% हिंदू थे, लेकिन रियासत के जो हुक्मरान थे वो मुसलमान थे। तो बिल्कुल, तो इस वजह से कि समझो एक तरह से हैदराबाद रियासत कुदरती तौर पर बाय नेचुरली इंडिया ही था, वो इंडिया ही का हिस्सा था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे मतलब कल परसों एक शख्स, हम बैठे हुए थे कहीं पे सफ़र कर रहे थे, तो एक शख्स से मुलाकात हो गई। तो उस शख्स ने हमें बताया कि नवाब, कराची में बहुत सारे नवाबों के बेंगलोज हैं। नवाब, फलाने नवाब का बेंगलो है, फलाने नवाब बेंगलोज हैं नवाब के। ये जो नवाब होते थे जिनकी रियासतें होती थी, ठीक है, और तकरीबन नवाबों के बारे में क्या बताया गया पता है? वो शख्स बता रहा था कि तकरीबन नवाब थे जिनकी यहाँ पे ज़मीनें हैं कराची में, ये अंग्रेज़ों ने गिफ्ट की थी इनको। अच्छा, ठीक है, नवाबों को। और नवाब तकरीबन अंग्रेज़ के मुखबर थे। जितने भी नवाब थे जिनको कराची में गिफ्ट दी गई, अंग्रेज़ों ने जगह दी हैं, यहाँ पे काफ़ी जगह हैं, पुराने बेंगलोज हैं कराची में जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन के, तकरीबन नवाब जो थे अंग्रेज़ों के वो थे। बस आप सैफ अली ख़ान से बचाइए। अब सुने, सैफ अली ख़ान एक कराची में एक एरिया है गार्डन का। अच्छा, वो शख्स को इतनी नॉलेज थी, मैं खुद हैरान था। तो गार्डन के एरिया में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, बिला व्यू के नाम से, जिसमें बिला व्यू के नाम से और लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। उसमें बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, 3-4 टावर्स हैं, बड़ा खूबसूरत। कंप्लीट होके वो पुराना भी हो चुका था। लेकिन वो ज़मीन भी, वो पूरा एरिया भी इसके सैफ अली ख़ान के दादा की ज़मीन थी। हाँ, तो मैं भी ये बताने ही लगा था सैफ अली ख़ान का, तो आपने मुझे जहाँ नवाब आया वहाँ सैफ अली ख़ान आ गया। तो वो जो कराची की ज़मीन थी वो सैफ अली ख़ान के दादा की थी। तो ज़्यादातर जो है नवाबों की ज़मीनें कराची में बहुत है पुरानी, और कई जगहों को तो आसार कदीमा ने वो कर दिया, आसार कदीमा में डाल दिया, जिसको वो ना बेच सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। कई नवाबों के बेंगलोज ऐसे अनटच है।
तो वह है पुरानी कंस्ट्रक्शन कराची में बहुत है, बेंगलोर है। अच्छा, मुझे एक बात परेशान कर रही है, वो ये कि हमने तो जहाँ तक पढ़ा है, जितनी नॉलेज हमारी है, तो उस हिसाब से ये है कि अंग्रेज़ आए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो वो आए थे तिजारत के हवाले से, तो फिर वो आए, उन्होंने ट्रेड तो करी नहीं, लेकिन ट्रेड के नाम पे उन्होंने लूटाई। बिल्कुल ऐसा ही है, और हुकूमत शुरू कर दी। जब लूट लिया, इतना लूटा कि कंगाल करके रख दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि वो मतलब जब वो लूट रहे थे तो वो एज ए गिफ्ट नवाबों को क्यों दे रहे थे? क्योंकि नवाब जो हैं उनके लिए काम कर रहे थे, लोगों को खुश करने के लिए उनको आवाम की खबरें लाना, या वहाँ की रियासत में क्या हो रहा है, फलानी रियासत का बंदा अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उनको एक तोहफे अपडेट मिलती है। और इसी तरह के जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग पैसों के लालची होते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ गलत कर रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो उनकी मुखबरियाँ की उन्होंने। अच्छा, अंग्रेज़ तो आया, अंग्रेज़ को यहाँ के राज, यहाँ की कमज़ोरियाँ, यहाँ की चीज़ें किसने बताई होंगी? हमारे लोगों ने बताई। वो एक बहुत मशहूर मिसाल है ना कि लकड़ी के तने को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो कुल्हाड़ी उसी पीछे बैक साइड पे आपने देखा, लकड़ी जब तक नहीं लगेगी, बहुत खूबसूरत मिसाल दी, बहुत खूबसूरत मिसाल दी। इससे लगता है कि आप बहुत ही ज़हीन हैं, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि बस आपको तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे वीडियो लंबी थी, तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।